हो गया। नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। जैसा कि मैं पहले बताया था आप लोगों को कि मैं इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करने के बाद जो पीवाईक्यू मैंने कराया है, उसमें बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन मैंने कराया था। जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ, मैं अपने से कोशिश किया हूँ कि बहुत अच्छा वो उसमें क्वेश्चन हो और अच्छा क्वेश्चन है भी। मैंने देखा कि बहुत सारे एग्ज़ाम में वो आए हुए भी हैं, तो वो उसको मैंने अपने 16 क्लास में मैंने ख़त्म किया हूँ। मतलब 16 और एक क्लास हमारा करीब-करीब हो रहा है सवा घंटा या डेढ़ घंटा कोई-कोई क्लास हो रहा है। तो मान लीजिए कि 16 घंटा तो ये हो गया और 8 घंटा और जोड़ लीजिए तो 16 और 8 24 घंटा का मेरा क्लास हो उसमें, जो कि और लोग पढ़ाता है तो 16 मतलब कि 1 से डेढ़ माह में तो करीब-करीब इंडियन और वर्ल्ड दोनों ख़त्म कर देता है। मैंने सिर्फ़ पीवाईक्यू ही कराया है 16 से 24 घंटा में, तो कोई नहीं। वो बहुत मेरे देखने से तो बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन था। अब आप लोग देखिए कि कैसा-कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा नहीं। तो मैंने अपने फुल कोशिश के अनुसार मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ाया हूँ और आज से मैंने आप लोगों से बोला था कि जैसा कि मैं थ्योरी क्लास लूँगा और थ्योरी क्लास आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी क्लास जो कुछ भी है, बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझा सकूँ। जितना कोशिश करूँगा समझाने का, उतना कोशिश बहुत बेटर मतलब कि अपने आप से बहुत कोशिश करूँगा कि जितना समझा सकूँ समझा लूँ, आप लोगों को समझाऊँ और इसमें इसको व्हाइट नहीं होगा, व्हाइट व्हाइट कलर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हुँ, आ जाएगा ठीक। ये हुँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स, जो कि हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है और ब्रह्मांड की कैसे-कैसे फैल रहा है ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में क्या-क्या चीज़ें हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में जितना डेप्थ से, गहराई से जान सकें। इतना तो औकात नहीं है किसी का भी कि ब्रह्मांड के बारे में सब लोग जान सकें पूरा डेप्थ से। लेकिन जितना अभी वैज्ञानिकों के अनुसार हम लोग पढ़े हैं और जितना वैज्ञानिक हमारे देश का हो या किसी भी देश की, उन लोगों की बहुत मैं कद्र करता हूँ कि बहुत कुछ उन लोगों ने बताया और समझाया और बहुत कुछ खोज किया अंधभक्ति से दूर रह के। तो ये चीज़ें मैं उन लोगों को मतलब कि बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ उस उन वैज्ञानिकों को। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे, पहला नंबर तो ब्रह्मांड पढ़ेंगे। ब्रह्मांड पढ़ेंगे यानी यूनिवर्स। यूनिवर्स पढ़ेंगे, यूनिवर्स पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स पहले तो ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या चीज़ है। तो ब्रह्मांड है एक ऐसा चीज़ है जो कि इसको कोई मतलब कि पता नहीं लगा सकता है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या चीज़ नहीं है। इसको ना हम पता लगा सकते हैं, ना आज तक कोई वैज्ञानिक पता लगा पाया है कि ये चीज़ क्या चीज़ नहीं। ब्रह्मांड के बारे में एक सिर्फ़ जानते हैं कि इसमें असंख्य तारे हैं, असंख्य आकाशगंगाएँ हैं और असंख्य मतलब कि ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है या यहाँ तक कि हम भी हैं, तो हम भी इसी ये ब्रह्मांड में हैं। यहाँ तक कि जो कोई भी है यहाँ पे, जो कुछ भी है मतलब कि ये आकाश में, अंतरिक्ष में, वो जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, ना कि कोई और कहीं का हिस्सा है। जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। तो ये ब्रह्मांड है हमारा और ब्रह्मांड का
ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा नाप इकाई के बारे में इसको जानते हैं कि प्रकाश के इसको जैसे कि हम लोग मापते हैं प्रकाश दूरी की इकाई क्या है तो प्रकाश वर्ष है। और इसकी प्रकाश वर्ष क्या है कि 200 250 करोड़ प्रकाश वर्ष के में इसकी व्यास जो होता है ब्रह्मांड की करीब करीब 250 करोड़ वर्ष प्रकाश 250 करोड़ प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष ले हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि दूरी की इकाई क्या होती है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दूरी की इकाई क्या होती है तो ये होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है एक प्रकाश वर्ष में। तो इसको प्रकाश वर्ष क्या बोलते क्यों क्या मतलब प्रकाश वर्ष क्या होता है तो एक प्रकाश वर्ष में ये प्रकाश वर्ष क्या होता है तो देखिए एक तय की गई दूरी ये होता है प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में हमारा प्रकाश कितना दूरी जा रहा है तो उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। जितना दूरी तय करेगा उसको एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। और ये कितना होता है तो ये कितना होता है आप लोगों को तो एक साल में ये दूरी कितना तय करता है एक वर्ष में ये प्रकाश है कितना दूरी तय करता है हम लोग ये देखते हैं। तो ये करता है 3 गुना 10 की पावर ये 8। ये कितना करता है ये एक सेकंड में ये एक सेकंड में करता है प्रकाश इतना दूरी प्रकाश तय कर सकता है। 3 गुना 10 की पावर 8 है। 3 गुना 10 की पावर 8 इतना प्रकाश मतलब एक सेकंड में ये प्रकाश इतना दूरी तय करेगा। उसके बाद कितना करेगा तो इसके बाद 365 दिन तो चलेगा ही इसमें तो 365 दिन चलेगा। उसके बाद कितना चलेगा 24 घंटा चलेगा 24 घंटा तो आराम से चलेगा। 24 घंटा तो आराम से चलेगा ये 24 घंटा चलेगा ही। उसके बाद कितना चलेगा तो ये 24 घंटा में ये 60 मिनट तो चलेगा ही। और 60 मिनट के बाद कितना चलेगा 60 सेकंड चलेगा। तो ये हमारा ये मान लीजिए कि एक सेकंड हो जाएगा ये एक सेकंड लिख सकते हैं। एक सेकंड में लिख सकते हैं। ये दिन डे कर सकते हैं इसको डे कर सकते हैं। और इसको आवर कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं मिनट कर सकते हैं। मिनट कर सकते हैं इसको सेकंड कर सकते हैं। सेकंड कर सकते हैं तो ये हमारा सोच लीजिए कि प्रकाश वर्ष का एक प्रकाश वर्ष ये एक प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी होता है प्रकाश का जितना प्रकाश दूरी तय करेगा एक वर्ष में उसी को हम प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो ये हमारा प्रकाश वर्ष हो गया। इसके आगे हम लोग बाद में चलेंगे कि क्या इस प्रकाश वर्ष का क्या ये स्थिति होता है। ये चीज़ तो हम लोग समझ गए। ये चीज़ तो हम लोग समझ गए कि ये चीज़ हमारा प्रकाश वर्ष क्या होता है प्रकाश वर्ष की मतलब दूरी की इकाई क्या होती है तो प्रकाश वर्ष होती है। और एक एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष एक एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है ये भी हम लोग देख लिए। अब चलते हैं क्या कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या होता है बिग बैंग थ्योरी। इसका क्या सबसे बड़ा सिद्धांत होता है तो ये सबसे बड़ा सिद्धांत होता है बिग बिग बैंग सिद्धांत ये है
सिद्धांत के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे बड़ा अच्छा मतलब कि सबसे बेटर सिद्धांत माना गया है तो कौन सा, तो बिग बैंग सिद्धांत माना गया है। यही इसी के आधार पे हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति को मानते हैं। ना हम देखे हैं कभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ना आप देखे हैं, लेकिन हम देखे हैं, आप लोग नहीं देखे हैं। हम तो बहुत ब्रह्मांड बनने से पहले से ही हम तो यहाँ पे धरती पे हैं, तो हम तो देखे हैं कि कैसा स्थिति हुआ था उस समय। लेकिन और कोई नहीं देखा था, सिर्फ हम ही थे उसमें अकेले, और आज तक हम जिंदा हैं यहाँ पे। ये छोड़िए मजाक है, तो ये चीज़ें ब्रह्मांड की उत्पत्ति ना हम देखे हैं, ना आप देखे हैं, ना कोई है, ना कोई देखा है कि कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, और ये कितना वर्ष पहले हुआ है। तो ये 13.7 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति कब हुई है इसकी, उत्पत्ति उत्पत्ति कब हुई है, तो ये 13.7 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। 13.7 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हो चुकी है। ये माना जाता है, न कि ये कोई मतलब कि ये सिद्धांत 110% सही है। ये माना जाता है कि ये इसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। ये एनसीईआरटी के अनुसार है। एनसीईआरटी में नहीं, कहीं कहीं ये भी देता है कि ये नहीं देगा तो 13.8 भी दे सकता है। ये नहीं दिया तो करीब करीब दे सकता है, 13.8 भी दे देता है, कहीं कहीं 13.7 भी देता है। तो कोई कोई बुक में 13.7 भी दिया है, और एनसीईआरटी में 13.7 दिया है। तो हम लोग 13.7 के अनुसार ही चलते हैं कि 13.7 अरब वर्ष पहले इसकी ये घटना हुई थी, और ये घटना के कारण हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे हुआ था। तो इसमें क्या था कि आज से कुछ आज जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, आज जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, मान लीजिए कि हम हैं, आप हैं, या यहाँ पे ये स्टूडियो है, या कोई शहर है, या कोई मकान है, या बिल्डिंग है, या पृथ्वी है, पृथ्वी को मान लेते हैं, या सौर मंडल में जितना भी ग्रह है, उपग्रह है, या क्षुद्र तारे हैं, क्षुद्र ग्रह है, तो ये सब चीज़ जो कुछ भी है, या आकाश गंगा है, सारे ये जो कुछ भी है, क्या होता था कि ये एक बिंदु पर स्थित था, एक ही बिंदु पर स्थित था, न कि कहीं और। मतलब कि सोच लीजिए कि आप लोग जितना भी ग्रह ग्रह है, आज से इतना करोड़ वर्ष पहले, मैं बात कर रहा हूँ कितना करोड़ वर्ष पहले, तो लगभग लगभग आज से आज से 13.7 अरब 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 इतना लगभग आज से अरब वर्ष पहले की बात है। आज से लगभग इतना कि पहले की बात है। ये माना जाता है, न कि मतलब कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले की ये बात है कि ये हमारा ब्रह्मांड जो है, जो ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, मतलब कि पृथ्वी हो, धरती हो हमारा, या जितना भी ये ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, या सौर मंडल में जो भी ग्रह है, या आकाश जितनी आकाश गंगाएं हैं, और वो सब आकाश गंगाएं जितना भी आकाश गंगाएं हैं, सब का था एक बिंदु पर था, एक ही बिंदु पर था, न कि कहीं और था। तो ये क्या था कि ये माना जाता है कि आज से इतना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले जो कुछ भी था, आज के डेट में जो कुछ भी है, सब एक बिंदु पर एकत्रित था। ये सब है बिंदु पर, मतलब कि ग्रह हैं, लिख सकते हैं ग्रह हैं, क्या हो गया, उपग्रह हैं, तारे, और क्या लिख सकते हैं, आकाश गंगा, आकाश गंगा, या जो कुछ भी ईटीसी, मतलब कि इस पे लिख सकते हैं ईटीसी, ईटीसी जो कुछ भी है, सब है
सब एक बिंदु पर स्थित स्थित था। और मान लीजिए कि सारे एक बिंदु पर स्थित है, इतना छोटा बिंदु था वो, इतना छोटा बिंदु था कि उसको हम लोग क्या बताएं, मतलब कि उसको बहुत, मतलब इतना उसका घनत्व था, और घनत्व इतना था, और इतना उसका तापमान था, और उस तापमान और घनत्व इतना था कि सोचिए कि तापमान, घनत्व और क्या बोलेंगे उसको, मतलब कि और क्या था उसमें, दाब दाब इतना था, तापमान, दाब और घनत्व इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि सोचिए कि हर चीज़ को, मान लीजिए कि अब अपने घर में बहुत कुछ चीज़ है, चाहे लोहा है, चाहे लोहा है, चाहे लकड़ी है, चाहे ये जो कुछ भी है, ये मिट्टी है, उसको इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपने आप को बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। जैसे कि एक स्प्रिंग है या सॉकर है, तो सॉकर क्या होता है, सॉकर क्या होता है कि सॉकर जो होता है, उसमें क्या होता है कि उसको एक लिमिट तक ही दबा सकते हैं, या तो फिर या तो वो टेढ़ होकर इधर छटकेगा, भागेगा, नहीं तो इधर भागेगा, नहीं तो कहीं भागेगा। तो वैसे ही क्या था कि ये जितनी भी आकाश में हमारे अंतरिक्ष में जो कुछ भी है आज के डेट में, चाहे मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी पे जो कुछ भी है, पृथ्वी मानेंगे तो पृथ्वी में जो कुछ भी है, पृथ्वी पे हम हो या चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, टीवी हो या कूलर हो या ये डेस्क हो या जो कुछ भी है यहाँ पे, यहाँ बिल्डिंग हो, जो कुछ भी है, तो ये सारा चीज पृथ्वी हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, आकाश गंगा में जितनी भी ग्रह है, वो सारा चीज क्या था कि ये सारा चीज एक बिंदु पर था। कहाँ था? एक बिंदु पर, ये एक बिंदु पर, एक बिंदु पर था ये, एक बिंदु पर ये था, एक ये बिंदु पर था, ये एक बिंदु पर था। इस बिंदु का क्या नाम था? इस बिंदु का नाम था एकक, एकक या सिंगुलरिटी। इस बिंदु का क्या नाम था? एकक या सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी एक नाम था इसका। नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हटाते हैं, दूसरा ले लेते हैं। ये दिखाई देगा? छोड़िए ना, इसको ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक बिंदु है, जो कि एक बिंदु है ये, तो ये बिंदु पर, इसी बिंदु में हमारा पृथ्वी हो या ग्रह है या जो कुछ भी है, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह या जो कुछ भी है, ये सारा सम्मिलित था। ये क्या था? ये सारा सम्मिलित था, तो इसको क्या बोलते थे? एकक बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? एकक बोलते थे। एकक, एकक या सिंगुलरिटी। इसको क्या बोलते थे? एकक या सिंगुलरिटी। अब सोचिए कि इसमें क्या होगा, कि इसमें क्या होगा, कि इसमें क्या होता था, कि इसमें क्या होता था कि इतना इसका दाब है, ताप, दाब और ताप, मान इतना इसका अधिक था, ताप था इसमें, दाब था, घनत्व था, इतना था, इसमें क्या था? ताप, ताप बहुत अधिक था, दाब, दाब भी बहुत अधिक था, घनत्व, घनत्व, घनत्व भी इतना अधिक था कि ये अपने आप को संभाल नहीं पाया। क्या हुआ कि ये अपने आप को संभाल नहीं पाया, और संभाल नहीं पाने के कारण इसमें क्या हुआ, कि इसमें क्या हुआ कि ये कुछ कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये अपने आप को विस्फोट कर गया। ये अपने आप को क्या हुआ कि विस्फोट कर गया, और विस्फोट के कारण क्या हुआ कि उसी समय ये हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब मात्र कितना देर में विस्फोट हुआ, तो ये आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कि ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना समय में ये विस्फोट होकर आज का ब्रह्मांड बना। कितना समय में विस्फोट होकर आज का ब्रह्मांड बना, ना हम कल्पना कर सकते हैं, ना और आप कल्पना कर सकते हैं।
और सोचिए कि उतना छोट उतना बड़ा कल्पना। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि ये कितना टाइम में हमारा ब्रह्मांड तैयार हुआ है। तो देखिए, इस बिंदु इस बिंदु में आज जो कुछ भी है, आज आज के भी डेट में जो कुछ भी है, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है आज के डेट में, ये सब इसी बिंदु पे एकत्रित था। इसी बिंदु पे सब एकत्रित था। ये हम इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। बार बार रिपीटेशन से, बार बार सुनने से क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा समझ में या ज़्यादा दिमाग में कभी कभी घुसता है। तो उसको चलते मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ कि आज जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, सब इसी बिंदु पे एकत्रित था। सारा चीज इसी बिंदु पे एकत्रित था। तो सोच लीजिए कि सारा चीज इसी बिंदु पे एकत्रित होने के कारण क्या होगा कि इसमें ताप तो अधिक होगा, दाब भी अधिक होगा और घनत्व भी अधिक होगा। और ये अधिक होने के कारण ये इसमें क्या हुआ कि अद्भुत विस्फोट हुआ। क्या हुआ कि ये फर्स्ट हो गया चित्र, फर्स्ट हो गया इसमें। और सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा कि ये अद्भुत इसमें विस्फोट हुआ। जब ये विस्फोट होगा इसमें, ये जब विस्फोट होगा इसमें, इसमें विस्फोट हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, एक चित्र के अनुसार हम लोग को दिखाएंगे कि ये विस्फोट हो गया इसमें। तो विस्फोट हुआ, विस्फोट ये अपने आप को संभाल नहीं पाया, इतना दाब इसमें, इतना ताप इसमें, इतना दाब और इतना इतना घनत्व हो गया कि ये अपने आप को संभाल नहीं पाया। और संभालने के कारण इसमें बहुत सारा विस्फोट होगा। आप देखिए ना कि क्या होता है कि आप इसको दबाइए, इसको पूरा दबाइए, गर्म हो जाएगा। घनत्व जितना होगा वो उतना ही गर्म होगा, जितना दबाइए उतना गर्म होगा। या ठंडी के मौसम है, ठंडी के मौसम में दिसंबर या जनवरी में क्या कीजिएगा कि आपको ठंडी लग रही है ना, इसको इसको पूरा कस के दबाइएगा। उसी समय पसीना छोड़ दीजिएगा। ये चीज ये चीज को आप एक बार दबाइएगा कस के, या किसी से कोई अचानक आके दबा देना, आप पसीना छोड़ दीजिएगा कितना भी ठंडी हो। तो यहाँ पे दाब और घनत्व बहुत ज्यादा होता है और ताप भी बढ़ जाता है। और फिर छूटता है तो लगता है कि कुछ दिन, मतलब कि ये विस्फोटक ऐसा ऐसा लगता है कि बहुत दर्द होता है। तो ये क्या होता है कि ये विस्फोट कर जाता है। और विस्फोट कितना समय में करता है, तो मात्र विस्फोट करता है ये 1.43 सेकंड में, 4-3 सेकंड में करता है। 1.43 सेकंड में ये विस्फोट कर जाता है। मात्र 1.43 सेकंड में आज का जो ब्रह्मांड बन के तैयार हो जाता है। जब ये विस्फोट करेगा तो कितना सेकंड में कर रहा है, तो 1.43 सेकंड में ये विस्फोट करके आज का ब्रह्मांड का निर्माण कर दे रहा है। और आज भी प्रकाश की तेजी से, और ये क्या है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड आज भी प्रकाश के तेजी से फैल रहा है। प्रकाश की जितना गति है उससे भी तेज गति से ब्रह्मांड फैल रहा है। और देखिए कि क्या होता है कि जब ब्रह्मांड ये जब ये विस्फोट हुआ, तो उसमें विस्फोट होगा तो फैलेगा ही, उसमें बहुत सारे पदार्थ निकलेंगे, बहुत सारे ग्रह, मतलब कि क्या था कि ये सब जो कुछ भी ग्रह बना तो उसी ग्रह से निकलने के बाद ये सब आकाश में तैरने लगा, अंतरिक्ष में जाके तैरने लगा तो फिर धीरे धीरे फैलने लगा। फैलने के कारण ये चीज़, हमारा जो आज का ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड आज के डेट में ये बना। तो इसके कारण हम लोग कुछ लिख सकते हैं इसमें कि इसमें कुछ लिख सकते हैं। अब इसमें हम कुछ लिख सकते हैं कि इस बिंदु में लिख सकते हैं कि इस इस बिंदु में
इस बिंदु में आज जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, आज जो कुछ भी जो कुछ भी उपस्थित है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, तो वो ये सब इसी एकक बिंदु पर ये सारा चीजें जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, सारा एक ये मतलब कि एकक बिंदु में समाहित था। तो समाहित होने के कारण इस अब सोचिए कि इसमें समाहित होने के कारण इसका घनत्व इस कारण इसका होने से इसमें महाविस्फोट हुआ। मान लीजिए कि ये कितना सेकंड में महाविस्फोट हुआ, तो 1.46 सेकंड में महाविस्फोट हुआ। और और यहाँ पे लिख सकते हैं, आज का ब्रह्मांड तैयार हुआ। आज का ब्रह्मांड बनकर तैयार हुआ। मात्र कितना दिन में, कितना टाइम में, तो 1.43 सेकंड में ये विस्फोट होने के कारण ये आज का ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया। समझ रहे हैं ना कितना टाइम लगा इसको तैयार होने में? तो 1.4 सेकंड में ये ब्रह्मांड, आज का ब्रह्मांड तैयार हो गया। तो और ये आज भी इसमें जोड़ सकते हैं कि और आज भी प्रकाश की गति से, तेज गति से ये ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं कुछ कि मैप के अनुसार ब्रह्मांड तैयार हुआ, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि चित्र के अनुसार कैसे तैयार हुआ ब्रह्मांड। तो ये तो चित्र नहीं है, ये रहा। ये हमारा ब्रह्मांड हुआ। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 13.8 वर्ष पश्चात, यानी
यहाँ पे दे दिया है 13.8 वर्ष पहले, और वहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है 13.7 वर्ष पहले दे दिया है। तो कोई नहीं, कहीं पे 13.8 आ जाएगा या 13.7 आए, मतलब ये तो एक कल्पना ही है ना, हम देखे हैं ना। आज से मान मान लीजिए कि हमारा और आपका क्या, अभी आज सुबह में जो जो किए हैं आज वो नहीं, वो चीज़ याद नहीं है। ये तो 13.8 अरब वर्ष पहले की बात है। तो सोचिए ना कि 13.8 अरब वर्ष पहले की बात है, तो इसमें कितना हम लोग को याद होगा, कितना नहीं, कौन होगा कौन कौन नहीं होगा। हम लोग धरती पे आए हुए, अभी मानव को धरती पे आए हुए ही 1 लाख वर्ष पहले हम लोग आए हैं यहाँ धरती पे। तो सोचिए कि अभी 13.8 वर्ष पहले की बात हम लोग को कहाँ से याद रहेगी। तो ये चीज़ सोचिए ना, ये चीज़ सोचिए ना कि हम लोग कहाँ से याद रहेगा। तो ये चीज़ कभी दे देता है 13.8 या 13.7, तो उसमें कोई थी ये नहीं है। और एग्जाम में आएगा तो या तो 13.7 आएगा, नहीं तो 13.8 आ गया आएगा, और यदि आ गया तो, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है 13.8 वर्ष पहले। और देखिए कितना सेकंड में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यही यही एक बिंदु था, ये एक बिंदु था। और इसी में क्या हुआ कि ये विस्फोट हुआ यहीं पे। और यहीं पे विस्फोट होने के कारण कितना समय में हुआ था, तो 1.43 सेकंड में ये हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और कुछ सेकंड बाद, मतलब कि ये कुछ सेकंड बाद ये ब्रह्मांड को बोल रहा है, और 3 मिनट पश्चात ये हमारा स्वरूप ले लिया। ये हमारा 3 मिनट पश्चात, 3 मिनट के बाद ये हमारा ब्रह्मांड ये स्वरूप ले लिया। और 3 लाख वर्ष पश्चात, 3 लाख वर्ष पश्चात कुछ हमारा ब्रह्मांड ऐसे बना, इस टाइप पे हमारा ब्रह्मांड बना। और उसके पश्चात 1 अरब वर्ष पश्चात कुछ ब्रह्मांड हमारा इस टाइप पे आया, और ये हो गया। इसके बाद हमारे हमारे जीव जंतु, मछली हुआ या समुद्र हुआ, पानी हुआ, चाहे जो कुछ भी हमारे पृथ्वी हुई, पृथ्वी जैसे ऐसे ऐसे ग्रह हैं हमारा, पृथ्वी पर जीव जंतु आने लगे, पृथ्वी पर ऐसे ऐसे जीव जंतु हमारे बनने लगे। उसके बाद एक एक अरब वर्ष पश्चात तो ये था। उसके बाद ये कितने दिन बाद आए, ये कोई नहीं कल्पना कर सकता है। हम लोग तो 1 लाख वर्ष पहले से ही आए हैं। तो हम लोग मानते हैं कि कितना वर्ष पहले पहले पानी में जीव को, मतलब कि जीव उत्पन्न हुए ऑक्सीजन के कारण। और ऑक्सीजन जब बना तो उसमें जीव उत्पन्न हुआ, उसी जीव से धीरे धीरे डेवलप होते होते हम लोग आज मानव के रूप में आए हैं। तो ये हम आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और कैसे 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 हम लोग आगे बढ़े ब्रह्मांड से, और हम लोग का जन्म के अनुसार कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे आए। तो ये चीज़ हुआ हम लोगों के। अब आते हैं कुछ वैज्ञानिकों के मत के अनुसार, हम लोग चलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी का या ब्रह्मांड की उत्पत्ति में क्या क्या योगदान रहा और क्या क्या नहीं। तो हम कुछ वैज्ञानिकों के आधार पर हम लोग जानते हैं कि क्या है। तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हैं कि जो इसको मानते भी नहीं हैं, बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं, बट ये विस्फोटक सिद्धांत को नहीं मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक, एक एक दो वैज्ञानिक ऐसे हैं कि वो क्या बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुआ है, बट क्या वो मानते हैं कि वो चीज़ें विस्फोटक सिद्धांत नहीं हुआ है उसमें, बिग बैंग थ्योरी में विस्फोटक सिद्धांत नहीं हुआ है। तो वो क्या बोलते हैं, एक वैज्ञानिक थे स्टीफन महोदय, एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था, स्टीफन स्टीफन महोदय ना, मान लीजिए महोदय, महोदय एक वैज्ञानिक थे। महोदय उनका नाम नहीं था, हम अपने तरफ से इज्जत के अनुसार लगा दिए। किसी को इज्जत देना अच्छी बात है, तो इज्जत के अनुसार लगाना चाहिए, इज्जत देना चाहिए किसी को। तो ये एक वैज्ञानिक थे। तो ये बिग बैंग थ्योरी, इनसे पूछा गया कि क्या बिग बैंग थ्योरी को आप जानते हैं या मानते हैं, तो बोले कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी को हम मानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी नहीं हुआ होगा, ठीक है, मानते हैं हम इसको, लेकिन बट क्या हुआ कि ये विस्फोटक सिद्धांत को नहीं मानते थे। इनका कहना था, इनका ये मत था कि इनका ये मत था कि कहना था कि ये जो घटना हुआ है सिंगुलरिटी का, एकक जो था, ये नहीं हुई है। और ये इनका ये कहना था कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है और फिर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। ये हम आगे एक और
कुछ आएगा थ्योरी, तो उसमें हम बताएंगे कि उसमें क्या चीज़ है, कैसे ब्रह्मांड को फैलाया जाता है और कैसे सिकुड़ाया जाता है। तो इनका ये मत था कि ब्रह्मांड, इनका ये मत था कि विस्फोटक सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति विस्फोटक विस्फोटक सिद्धांत से नहीं हुई है। इनका ये मानना था कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे का मतलब ये मत सोचिएगा कि एकदम ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं होता है भाई। ज्योग्राफी में ऐसे होता ही नहीं है। एक साल 2 वर्ष, एक वर्ष 2 वर्ष का तो कोई मायने नहीं रखता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी ऐसा चीज है कि 1 वर्ष और 2 वर्ष का तो मायने ही नहीं रखता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी रखता है करोड़ों वर्ष का मायने, लाखों वर्ष का मायने। 100 वर्ष भी नहीं रखता है। 100 वर्ष इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं 100 वर्ष। तो ये ज्योग्राफी है, इतिहास नहीं है कि 100 वर्ष का पहले उठा कर इतिहास देख लिए, 500 वर्ष या 2000 वर्ष, तो 2000 तक तो कोई मायने ही नहीं रखता है। इसको इसके लिए तो तुच्छ है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऐसा चीज़ है कि आपको चलना पड़ेगा तो लाखों वर्ष पहले चलना पड़ेगा ना, तो लाखों वर्ष बाद में भी पहुंचा देगा आपको। ऐसा ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है कि हम बहुत पढ़ने में मजा आएगा, पढ़िए ना। अभी अभी तो एक वैज्ञानिक है, क्या इनका नाम था, तो स्टीफन हॉकिंस नाम था, स्टीफन महोदय। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विस्फोटक सिद्धांत से नहीं हुआ है। ये बताए कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है और धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। ठीक है, ऐसे क्या बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मांड की स्थिति जो है धीरे धीरे फैल रहा है और धीरे धीरे ये सिकुड़ रहा है। मतलब कि ये इस फैल रहा है और सिकुड़ रहा है धीरे धीरे। मतलब कि ये करीब, जो धीरे धीरे का मतलब है कि करोड़ों वर्षों में, कई करोड़ वर्ष, करोड़ का अरब वर्ष में फैलेगा और कई अरब वर्ष में सिकुड़ेगा। कहने का इनका ये मत था, न कि ये है कि 4 घंटा में फैल गया और 4 घंटा में सिकुड़ गया, या 1 साल में या 100 साल में फैल गया, 100 साल में सिकुड़ गया। 100 साल तो पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग कि 100 साल में क्या हुआ है क्या नहीं। एक सेकंड का भी पता नहीं लगेगा कि 1 सेकंड आगे बढ़ा दिन कि 1 सेकंड पीछे बढ़ा दिन। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इनका यही मतलब था कि ये, और ये भी कितना, देखिए धीरे धीरे का मतलब क्या है कि प्रकाश वर्ष के तेजी से, प्रकाश वर्ष जो भी चाल है, प्रकाश का चाल से, प्रकाश का चाल से बोल रहे हैं, प्रकाश से चाल, प्रकाश के चाल से तेजी से फैल रहा है। उससे भी तेज जितना प्रकाश का चाल है, 1 सेकंड में, मान लीजिए कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड चल रहा है प्रकाश। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ 8 किलोमीटर चल रहा है प्रति सेकंड से। तो मान लीजिए कि उससे भी तेजी से ये फैल रहा है आज के ब्रह्मांड। उस समय भी वो उसी उससे तेजी से फैल रहा था और आज भी उसी तेजी से ये फैल रहा है। तो सोचिए कि ये कितना तेजी से फैल रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि धीरे धीरे। वाह रे भाई वाह, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन महाराज, ये क्या आप बता रहे हैं? और धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, चलिए कोई नहीं। तो इनका यही मत था कि धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और धीरे धीरे फैल रहा है। चलिए ठीक। और इसमें क्या होता है कि यानी ब्रह्मांड का न और इन्होंने ये बताया कि मतलब कि ब्रह्मांड का न तो उत्पत्ति हुई है और न ही समापन होता है। ये ब्रह्मांड की न तो उत्पत्ति हुई है और न ही अंत होता है। तो ये इनको क्या एक और मत था कि जब धीरे धीरे फैलेगा और धीरे धीरे सिकुड़ेगा तो इसका तो उत्पत्ति हुआ ही नहीं, इसका तो उत्पत्ति हुआ ही नहीं, उत्पत्ति हुआ नहीं, ना ये इसका समापन हुआ, ना अंत हुआ, ना आदि है ना इसका अंत है।
ना आदि हुआ ना इसका अंत हुआ, मतलब कि ना इसका इनका उत्पत्ति हुआ है और ना इसका अंत हुआ, तो फिर ये कहाँ से धीरे धीरे मतलब कि इसका ये होगा, ब्रह्मांड की विस्फोटक सिद्धांत कहाँ से आ जाएगा, इनका मत था यही। इनका कहने का मतलब कि ये ब्रह्मांड का, यानी ब्रह्मांड का न तो न ब्रह्मांड का न तो उत्पत्ति हुआ है और न ही अंत हुआ है। इनका यही मत था कि ब्रह्मांड का न तो उत्पत्ति हुआ और न ही अंत होगा। यदि मान लीजिए कि इसके अनुसार तो ये कथन सही है, इसके अनुसार तो ये कथन सही है, इसके अनुसार धीरे धीरे फैल रहा है और धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, तो ब्रह्मांड का ना तो उत्पत्ति होता है और ना ही अंत होगा। तो ये इन्होंने ये बताया। चलिए ठीक है। उसके बाद इनका तो कहना इतना तक सही था। इसके बाद ये विलुप्त हो गए, ये विलुप्त हो गए और इसके बाद ये कभी दिखाई नहीं दिए। तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट एक और वैज्ञानिक है, नेक्स्ट एक और वैज्ञानिक है, उनका क्या नाम था, तो क्लाडियस टॉल्मी नाम था उनका, क्लाडियस टॉल्मी। और इनका क्या मत था, इनका ये मत था कि इनका क्या मत था कि ये थे मिस्र या यूनानी वैज्ञानिक थे, मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री थे ये क्लाडियस टॉल्मी। तो इन्होंने 140 ईस्वी में कहा कि ब्रह्मांड के संदर्भ में मतलब कुछ बताया कि ये एक सिद्धांत दिया इन्होंने, क्लाडियस टॉल्मी ने एक सिद्धांत दिया 140 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए थे ये, जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए थे। तो इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी 140 ईस्वी में, 140 ईस्वी में ना कि 140 वर्ष ईस्वी में, 140 ईस्वी में बताए हैं कि ये बताए कि जो सेंट्रिक की अवधारणा दिए, तो इसमें बताया कि पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह और उपग्रह जो हैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये अवधारणा दी है ये क्लाडियस टॉल्मी ने बताया। दूसरा व्यक्ति कौन थे, तो दूसरा व्यक्ति थे, दूसरा व्यक्ति कौन थे, तो दूसरा व्यक्ति है क्लाडियस टॉल्मी साहब आए, क्लाडियस टॉल्मी साहब आए और इन्होंने बताया, ये कहाँ के थे, तो मिस्र यूनान, ये मिस्र यूनान खगोल शास्त्री थे क्लाडियस टॉल्मी साहब। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि 140 ईस्वी में, इन्होंने 140 ईस्वी में बताया कि ब्रह्मांड बताया नहीं, एक सिद्धांत दिए इन्होंने, एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए थे इन्होंने, सिद्धांत दिए, एक सिद्धांत दिए 140 ईस्वी में, सिद्धांत दिए थे 140 ईस्वी में और बताए। कौन सा सिद्धांत दिए थे, कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए थे। और जियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जियो का मतलब क्या होता है कि जियो का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी। और सेंट्रिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, केंद्र, केंद्र, केंद्र। तो इसका यही सिद्धांत था कि इनका यही सिद्धांत था कि पृथ्वी, हमारा पृथ्वी जो है, हमारा पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य, सूर्य या अन्य ग्रह है,
अन्य ग्रह हैं इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये नहीं बताया कि किस स्थिति में कर रहे हैं, दाहिने साइड से कर रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं या क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ये इन्होंने भी नहीं बताया। बस इतना बताया कि पृथ्वी हमारे सेंटर में है और सारे सूर्य और ग्रह भी जो भी हैं इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, 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 पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ये सारे ग्रह हैं। तो इन्होंने तो ये प्रतिपादन किया या एक सिद्धांत दिए कि 140 इसमें जो सेंट्रिक सिद्धांत दिए, तो यानी इसमें तो ये तो बताए, लेकिन और एक बात है कि देखिए हमारे ऋग्वेद में, हमारा ऋग्वेद कब लिखा गया था, तो हमारा ऋग्वेद कब लिखा गया था, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी में हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद कब लिखा गया था, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद यहाँ पे लिखा गया था। और सोचिए कि हमारे उस समय के साधु महात्मा जो थे, साधु थे या संत थे या जो महात्मा थे, उन लोगों को कितना मतलब कि कितना ज्ञान था कि इन इनसे पहले ये तो क्लाउडियस टॉलमी जो थे 140 ईस्वी में आए थे ना, जबकि 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में ये बताया गया था कि पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सोचिए कि हमारे उस समय साधु संत कितना थे, मतलब कि महान थे, और आज के डेट में हमारे देश में साधु संत क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कैसे कैसे साधु महात्मा हैं। अब सोच लीजिए आज के डेट में तो एक ही डायरेक्ट बोलते हैं कि आप लोग साधु महात्मा मंदिर में दान कीजिए। अरे मंदिर में दान करने से क्या होगा, कुछ पुण्य नहीं होगा। आप लोगों को जिसको दान करना है, कोई गरीब बैठा है मंदिर के द्वार पे, उसको दान कर दीजिए ना, सबसे बेटर है। मंदिर में दान करने से क्या होगा, हाँ ठीक है, कुछ कीजिए ताकि उसका भी साफ सफाई हो, या पूजा पाठ के लिए या शांति के लिए सब लोग जा रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा करना से उतना भी नहीं कीजिए कि उन लोगों का मतलब कि जो मंदिर में है या मस्जिद में है या चर्च में है, उन लोगों को मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए और आप कंगाल हो जाएं। और जो मंदिर के सामने भगवान को ना हम दान कर रहे हैं, किसको दान कर रहे हैं, हम तो भगवान को दान कर रहे हैं। तो भगवान को दान करेंगे ना, तो भगवान को दान उससे अच्छा है कि बाहर जो कोई बैठा है मंदिर के, उसको आधा लीटर या 1 लीटर जो भी दूध चढ़ा रहे हैं उसको दे देंगे, तो उसको पेट में जाएगा, तो वो खुद आशीर्वाद दे देगा कि चलो भाई तुम्हारा भगवान भला करे। सबसे बड़ी बात होती है ना, सबसे बड़ी बात होती है कि आप जिसको मतलब कि जितना दुआ ले लीजिए किसी से, वही भगवान का दुआ, मतलब जितना आप दिल जीत सकते हैं किसी का, जितना दिल जीत सकते हैं किसी का, वो सबसे बड़ी दुआ है। ऊपर वाला कभी नहीं है कि ऊपर वाला आके बोलेगा कि हम आ रहे हैं तुम्हारे पास और तुम्हें वरदान देंगे, कभी नहीं। देखिए भगवान ने भी एक चीज बनाया है, भगवान सबके सबकी देखभाल नहीं कर सकता है, भगवान सबको देखभाल नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या बनाया कि भगवान के रूप में माता पिता को भेज दिया है देखभाल करने के लिए। और आज भी जो भी माता पिता हैं भगवान के रूप में ही हैं, वो भी आज, और भगवान तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमसे, गणेश जी को जानते हैं ना आप लोग, तो गणेश जी क्या बोले थे कि हम, भगवान तो हमारे लिए पूरा धरती पृथ्वी चाहे ये ब्रह्मांड हमारे भगवान ही हैं, भगवान ही है ना। उन्हीं के नाम से वो मतलब कि सब जो कुछ भी है हमारा, हमारे माता पिता ही हैं। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि माता पिता तो भाई भगवान हैं ही, हकीकत में भगवान हैं वो कुछ उनको मतलब कि कोई ये नहीं कर सकता है। भले कोई कभी दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, तो कभी कोई मतलब कि 90 100 में 90 को सही होते हैं, 10 के लिए हम 90 को मतलब कि 90 को बदनाम नहीं कर सकते हैं। कुछ होते हैं ऐसे कि उनका दिमाग थोड़ा सा ऐसे इधर से उधर हो सकता है। तो तो उसकी बात अलग है। या बेटा लड़का भी हो तो लड़का भी वैसा होता है। तो लड़कों को भी मैं बोलूँगा कि अपने माता पिता का मतलब इज्जत कीजिए, और माता पिता को भी बोलूँगा कि लड़का और लड़की को, अपने बच्चे को समझिए। बहुत अच्छी बात है, जितना समझिएगा वो आपको उतना भी समझेगा। और बच्चे को भी बोलूँगा कि अपने माता पिता को समझिए, जितना समझिएगा जितना प्यार से रहिएगा उतना वो बेनिफिट रहेगा। और फैमिली ज्वाइंट करके रहिए ताकि
मतलब चल सके। नहीं तो आज के डेट में क्या होता है कि जितना भी लड़की आ रही है तो आते आते बोल रही है, जब बहू है तो बोले कि हम अलग रहेंगे, और जब पत्नी सास बन रही है तब सास बन रही है तो सब लोग को बोल रही है कि अपने बेटे को कि सब लोग को एकत्रित एक में एक होकर रहना चाहिए। तो ये कैसा ये है, इंसाफ है? जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही तो होगा। आज हमें इकट्ठा रहेंगे तो कल हमारे बेटा बेटी भी इकट्ठा रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ये सब चीज़ होते रहे, कि सही। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भगवान भी सबकी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए माता पिता बनाए भगवान। तो चलिए देखते हैं इसको। ऋग्वेद में हमारे संत ने 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में ही बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो चलिए ये चीज़ तो ठीक है। तो उस समय की बात सोचिए कि कितना हमारे यहाँ साधु महात्मा अच्छे थे, और आज के डेट में तो कह ही नहीं सकते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में ये तो इतना का है कि सिद्धांत इसने 140 ईस्वी में दिया, जो सेंट्रिक सिद्धांत की पृथ्वी केंद्र में है और सारे सारे ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इसके बाद कौन है? इसके बाद एक है, इसके बाद कौन से है? तो इसके बाद है कोपरनिकस है। तो इसके बाद कौन है? तो कोपरनिकस है। और कोपरनिकस कब है? तो इन्होंने 1543 ईस्वी में एंट्री मारी। एंट्री मारी ज्योग्राफी की दुनिया में 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने एंट्री मारी और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा मतलब कि सिद्धांत एक दिए। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए। और ये हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें बताया कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये कुछ तो सही है, लेकिन वो चीज़ सही नहीं था कि पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, वो फ्लॉप हो गया। तो उसको मानना नहीं है अभी भी। और ये तो कुछ ठीक बताया, लेकिन इनका भी गलत है सिद्धांत कि सूर्य नहीं है। सूर्य तो सौर मंडल में है ना, सौर मंडल में सूर्य केंद्र में है, न कि ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में कहाँ से हो जाएगा भाई? एक आकाश गंगा में अरबों सूर्य और तारे हैं और ग्रह है। अरबों अरबों सूर्य और तारे हैं आकाश गंगा में। और आकाश गंगा का सारे लोग चक्कर काट रहे हैं, सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर काट रहा है। तो सोचिए ना कि ये सौर मंडल भी आकाशगंगा का चक्कर काट रहा है। तो आकाशगंगा बीच में हो जाएगी, और बीच में क्या बीच में हो जाएगी तो सोचिए कि अब आकाशगंगा का केंद्र में कौन है? आकाशगंगा का केंद्र में भी कोई पता नहीं लगा पाया कि कौन सा क्या है, क्या क्या नहीं। बहुत सारे ग्रह आकाशगंगा में है। तो वो आकाशगंगा आगे पढ़ेंगे। तो क्या है? कोपरनिकस आए। कोपरनिकस आए तो इसमें लिखते हैं तीसरा में, कोपरनिकस जी आए। कोपरनिकस जी आए और इन्होंने क्या किया, ये कब आए थे? तो 1543 ईस्वी में ये आए थे। 1543 ईस्वी में ये आए, 1543 ईस्वी में आए। और ये भी एक सिद्धांत दिए। ये भी एक सिद्धांत दिए। इनका सिद्धांत क्या था? सिद्धांत दिए, ये सिद्धांत दिए थे, ये क्या दिए थे? हेलियोसेंट्रिक नामक सिद्धांत दिए थे। हेलियोसेंट्रिक नामक ये सिद्धांत दिए थे। हेलियो का मतलब क्या होता है? तो सूर्य। सूर्य ये होता है। और सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? केंद्र। इसमें भी केंद्र। तो इसमें क्या दिए कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह जो हैं इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सारे ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो सारे ग्रह तो नहीं, लेकिन सौर मंडल का जो भी ग्रह है, सौर मंडल का जो भी ग्रह है, सौर मंडल का जो भी ग्रह है, ये इसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सारे कैसे बोल सकते हैं भाई? सारे कहाँ से बोल देंगे? सारे में तो बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा में बहुत सारे ऐसे ऐसे सूर्य सौर मंडल हैं। और अब वो सौर मंडल हैं एक आकाशगंगा में।
करोड़ों अरबों सौर मंडल हैं, तो वो सब चीज तो ये सूर्य की तो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, हमारे सूर्य की परिक्रमा तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके चलते ये अभी तक मतलब हमारे सौर मंडल के लिए 100% ये सही है। हमारे सौर मंडल के लिए ये 100% सही है, ताकि यहाँ पे जो भी ग्रह हैं, सौर मंडल का हकीकत में आज भी हमारे चक्कर काटते हैं जितना भी ग्रह हैं। लेकिन उपग्रह उपग्रह सौर सौर मंडल का चक्कर काटता है, बट वहाँ उसकी अपने ग्रह को भी चक्कर काटता है। तो ये हमारा सिद्धांत दिए, कौन सा, कोपरनिकस ने, कौन सा, हेलियोसेंट्रिक नामक सिद्धांत दिए थे कोपरनिकस ने। और कहा कि सूर्य ब्रह्मांड मतलब कहा कि ये ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं, ये सूर्य है। तो ये यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक तो सही था। तो ये तो सही सही बोले। चलिए आगे चलते हैं कि और आगे क्या है। लेकिन क्या हुआ इसमें कि इस कोपरनिकस पे एक आफत आ गई। एक बहुत पहाड़ टूट गया। क्या था कि इसमें चर्च के पादरी थे कुछ, या सैनिक थे, वो क्या इनको धमकी देने लगे कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो, हमारे पृथ्वी की आलोचना कर रहे हो, हमारे जो बताए हुए सिद्धांत को तुम आलोचना कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलोचना करने की। बोला कि क्या हुआ महाराज, गलती हो गई तो कुछ बताइए, क्या गलती हुई। कप्परनिकस ने बताया कि बताइए महाराज, त्राही माम गलती हो गई, तो बताइए हमारी गलती है क्या, हमारी गलती है क्या, आखिर गलती हुई तो क्या गलती हुई। तो बोले कि तुम कैसे ये बोल दिए कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और सारे ग्रह इसकी चक्कर लगा रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम अभी की अभी बोलो कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और जितना भी ग्रह है ये पृथ्वी की चक्कर लगा रहे हैं। बोले कि महाराज ये तो मैंने ऐसे तो नहीं बोला, मैंने कुछ सोच समझ के बोला, या कहीं से मैं उसको देखा होऊंगा किसी चीज से या दूरबीन से, चाहे जैसे भी हो, मैंने इस चीज को, सिद्धांत को मैंने सिद्ध करके ही बताया हूँ। तो बोला कि फिर वही तुम मुंह लड़ा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, हमारी बात को तुम अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें तो गोली मार दी जाएगी, तुम्हें पाप पड़ेगी। भगवान भगवान को डर दिखाने लगा कि ऊपर वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम नरक में जाओगे, तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तुम नरक में जाओगे। अरे भाई, स्वर्ग नरक कौन देखा है यहाँ पे कोई तो देखा नहीं है। तो ये बात हुई थी, तो ये बोले कि ठीक है महाराज, आप लोग, आपकी जो आज्ञा है मैं अपना वापस लेता हूँ, लेकिन आगे चल के ये सिद्धांत सिद्ध होगा। तो बोला कि ठीक है, कोई नहीं, आगे का आगे देखा जाएगा, अभी तुम ये सिद्धांत वापस लो। नहीं, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो ये धमकी उनकी, उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, आज भी पढ़े लिखे वैसा नहीं है, बस चार अक्षर प्रेम की चार अक्षर कुछ पढ़ लिए संस्कृत, बस पंडित बन गए, कोई दिक्कत नहीं, एक पतरा उतरा देखने आ गया वो उसकी बात अलग है। चलिए ठीक है, इनकी कोपरनिकस कहानी हम लोग जाने। और कोपरनिकस के बाद आते हैं एक और वैज्ञानिक हैं, एक और वैज्ञानिक हैं, कौन सा है वैज्ञानिक, हम ये लोग ये देखते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक है इसमें। तो कौन सा वैज्ञानिक है इसमें, तो ये है हर्षल महोदय थे, एक हर्षल महोदय है वैज्ञानिक, जो 1805 ईस्वी में, ये ब्रिटेन के थे, ये ब्रिटेन के थे। तो एक हर्षल महोदय है और ये ब्रिटेन के थे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी न सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, हो गया टाइम, बस और 5 मिनट रुक, बस बस 5 मिनट के अंदर में। हर्षल महोदय ने बताया कि सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सौर मंडल का एकमात्र अंश है। इन्होंने क्या बताया हर्षल महोदय ने, ये आए, और ये कब आए, 1805 ईस्वी में आए, 1805 ईस्वी में आए। और ये कहाँ के थे, तो ब्रिटेन, ब्रिटेन के थे ये। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि, इन्होंने क्या बताया कि सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह है, क्या है कि सौरमंडल का एकमात्र अंश है। इन्होंने क्या बताया कि सूर्य, सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य अन्य ग्रह है, अन्य ग्रह है,
क्या है कि अन्य ग्रह सौर मंडल का, सौर सौर मंडल का एक मात्र अंश, एकमात्र अंश है, एकमात्र मात्र अंश है, मात्र अंश है, न कि सौरमंडल का एक मात्र अंश है। ये जो कुछ भी है, सूर्य पृथ्वी या अन्य ग्रह, सौरमंडल का एक मात्र अंश है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एकमात्र अंश था। यानी हमारे सौरमंडल में, यानी इनका कहने का मतलब है कि हमारे सौरमंडल में असंख्य सौरमंडलें हैं। मतलब कि हमारे सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल जैसे, हमारे सौरमंडल जैसे हम, ये नहीं नहीं, ये बताए थे, हाँ, ब्रह्मांड में बताए थे कि हमें हर्षल महोदय ने बताए थे 1805 में कि सूर्य पृथ्वी तथा अन्य ग्रह हैं सौर मंडल का एकमात्र अंश है। और ये बताए थे कि ऐसे ऐसे सौर मंडल हैं, ऐसे ऐसे सौर मंडल, ऐसे ऐसे सौर मंडल ब्रह्मांड में असंख्य हैं, ऐसे ऐसे सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड में असंख्य हैं। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड में असंख्य है, या असंख्य विद्यमान है, बहुत ज़्यादा है, नो उसको गिनती नहीं है, सोच लीजिए कि। तो ये चीज़ है। उसके बाद एपी हबल जी है, एपी हबल जी है, इसके बाद एपी हबल जी है, एपी एपी हबल जी है। ऐसा करते हैं ना कि यहाँ से हम, टाइम हो गया ओवर, और लोगों का क्लास है, तो हम यहाँ से कल से, नेक्स्ट कल क्लास हम लेके आप लोगों को एक्स्ट्रा समझाएंगे। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए आप लोग के लिए छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भी हमारे यहाँ आज पहला अर्घ है छठ पूजा बिहार का। तो छठ पूजा की सब लोगों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ भी ये संस्कृति है हमारे देश में, वो लोग को बचा के रखिएगा, बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए संस्कृति ऐसा चीज़ है कि सबको जोड़ के रखता है, न कि उसको वो दरार दरार पड़ता है या झगड़ा करने का सिखाता है। संस्कृति ऐसा चीज़ है कि सबको जोड़ने का काम करता है। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। तब तक के लिए गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।